हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फॉर्म 60 के बारे में बात करेंगे जो कि इनकम टैक्स में लिया जाता है इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से। तो आइए हम बात करते हैं कि आज के टॉपिक हमारे वे क्या रहेगा। देखिए, टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि फॉर्म 60 होता क्या है। ठीक है, फॉर्म 60 कब लेते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं और फॉर्म 60 कैसे फिल किया जाता है। फॉर्म 60 कौन फिल करता है? फॉर्म 60 कस्टमर फिल करता है, ना कि बैंकर। लेकिन एज ए बैंकर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है फॉर्म 60 में, हम ये भी देखेंगे। और किस कंडीशन में आप फॉर्म 60 के लिए रिजेक्ट कर सकते हो, यानी कि कस्टमर आपके पास फॉर्म 60 अगर लेके आता है तो किस कंडीशन में आप कह सकते हो कि हमें फॉर्म 60 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है। वो हम आगे बात करेंगे कि क्या कंडीशंस होती है। ओके, सो पहले कि फॉर्म 60 होता क्या है। देखिए, सेक्शन 139A और रूल 114B इनकम टैक्स रूल का, ये दो प्रोविज़न है फॉर्म 60 के। इसके अकॉर्डिंग जो भी बैंकर है, बैंक को हर एक पर्सन से पैन लेना आवश्यक है, मतलब मैंडेटरी है कि वो पर्सन जो भी कस्टमर है वो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो पैन प्रोवाइड करे अपना। ठीक है, लेकिन कुछ वो स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जिस केस में पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। अब देखते हैं क्या क्या वो कंडीशंस है जिसमें पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। ये कंडीशन है जैसे कैश डिपॉजिट, कि अगर कैश डिपॉजिट 50,000 से ऊपर एक दिन में कोई पर्सन करता है तो उससे पैन लेना आवश्यक है। लेकिन इन केस अगर वो पर्सन के पास पैन नहीं है तो फिर वो फॉर्म 60 देगा। फॉर्म 60 में वो कोई डिक्लेरेशन करेगा, वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या डिक्लेरेशन है। तो पहली कंडीशन कि अगर कैश डिपॉजिट 50,000 से ऊपर है, एक दिन में एक पर्सन करता है, तो वो पैन देगा। अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 देगा। दूसरा, अगर वो एक अकाउंट खुलवाता है बैंक में, लेकिन वो अकाउंट टाइम डिपॉजिट यानी STDR और TDR नहीं, उससे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, उन दोनों के अलावा अगर कोई अकाउंट खुलवाता है तो उस केस में भी वो पैन देगा। पैन नहीं है तो फॉर्म 60 देगा। ओके, अब ऊपर क्योंकि टाइम डिपॉजिट के लिए मना कर रखा था, तो क्योंकि नीचे थर्ड पॉइंट में टाइम डिपॉजिट का उसने इनकम टैक्स ने कवर किया है कि अगर कोई पर्सन टाइम डिपॉजिट यानी FD कराता है एक दिन में 50,000 से ऊपर और साल में 5 लाख से ऊपर, चाहे वो कैश के थ्रू हो, चेक के थ्रू हो, नेफ्ट ट्रांसफ़र, RTGS किसी के भी थ्रू हो, तो भी एज ए बैंकर आपको पैन नंबर लेना है। पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 लेना है। ओके, फिर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। अगर कोई कैश में बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक कोई कस्टमर कराना चाहता है तो भी फॉर्म 60 जो है वो मैंडेटरी, अगर वो 50,000 से ऊपर है और पैन नंबर नहीं है तो। आखिरी कंडीशन है कि कोई पर्सन अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन बैंक को देता है कि मुझे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उस कंडीशन में भी कस्टमर के पास पैन होना चाहिए। पैन नहीं है तो फॉर्म 60 प्रोवाइड करेगा बैंक को। ओके, ये कंडीशन है कि किस केस में फॉर्म 60 हमको लेना है। ठीक है, अब इसमें से एक कंडीशन जो पहले वाली कंडीशन थी कैश डिपॉजिट वाली, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एक्सीडिंग 50,000 है, मतलब अगर 50,000 तक है तो फॉर्म 60 की ज़रूरत नहीं है। 50,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट होता है तभी फॉर्म 60 लेना है। ठीक है, तो अब ये फॉर्म 60 तो हमने देख लिया किस कंडीशन में लेते हैं। तो यही सेम बात लिखी हुई है कि अगर कस्टमर के पास पैन नहीं है तो उस केस में हमें फॉर्म 60 लेना है। ओके, एक चीज़ देखना, जैसे क्या होता है कि जैसे कैश डिपॉजिट वाला केस है 50,000 से ऊपर, तो उसमें फॉर्म 60 अलग से लेना है। लेकिन जब अकाउंट ओपनिंग कराने आया कोई कस्टमर, तो उस केस में क्या होता है, आप अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में देखना, उसी में फॉर्म 60 की एक डिक्लेरेशन रहती है। तो हमको अलग से फॉर्म 60 लेने की जगह जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में एक डिक्लेरेशन है सिर्फ वो ले लेनी है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और एक बात ध्यान देनी है कि फॉर्म 60 जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन पे लेनी है। मतलब जैसे किसी पर्सन ने आज 60,000 का कैश डिपॉजिट किया तो आज फॉर्म 60 लेना है। फिर मान लीजिए उसने 2 दिन के बाद दोबारा 50,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया तो दूसरी बार दोबारा लेना है फॉर्म 60। मतलब ये नहीं है कि एक बार कभी पहले 2 साल पहले हमने फॉर्म 60 लिया तो वो एक बार ले लिया। फॉर्म 60 हर एक ट्रांजेक्शन में लेना है, जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स पिछले स्लाइड में बताई गई थी। फिर
अब ये देखिए फॉर्म 60 का फॉर्मेट होता कैसे, या फॉर्मेट दे सकते हैं। ये फॉर्म 60 एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट जो साइट है इनकम टैक्स की, वहाँ से ये मैंने फॉर्म 60 निकाला है। इसमें देखिए बेसिकली नेम, एड्रेस, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और ये एड्रेस रहता है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की कितनी ट्रांजेक्शन की अमाउंट है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, और चेक के थ्रू है, कैश के थ्रू है, कार्ड के थ्रू है, ये सब डिटेल्स रहती है, इसको फिल करना है। और इसके अलावा जो एक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी एस्टिमेटेड एग्रीकल्चर इनकम और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है कस्टमर की। तो देखिए अदर देन एग्रीकल्चर इनकम ये लिखना मैंडेटरी है, कस्टमर इसको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखे। आपको ये इंश्योर करना है कि जो फॉर्म 60 है इसमें यहाँ कोई अमाउंट लिखे कस्टमर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? क्योंकि अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लिखना मैंडेटरी इसलिए क्योंकि ये सेम इन्फॉर्मेशन बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ती है, और वो फील्ड जो होती है वो मैंडेटरी फील्ड बनाई गई है। तो इसलिए यहाँ पर आप ज़रूर देखिए कि क्या कस्टमर ने यहाँ पे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम लिखी है या नहीं लिखी, और लिखी है तो क्या सही लिखी है कि नहीं, और अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है फॉर्म 60 का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर देखिए कस्टमर ने नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है यहाँ पे देखिए, अगर कस्टमर ने नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से ऊपर लिखी है, तो हमको फॉर्म 60 एक्सेप्ट नहीं करना कस्टमर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए 2.5 लाख से ऊपर अगर उसकी इनकम है तो उस केस में क्या है कि कस्टमर को ITR फाइल करनी ज़रूरी है। तो ITR फाइल करने के लिए क्या चाहिए? पैन नंबर। तो इसलिए अगर कस्टमर फॉर्म 60 में अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जो है, जो पिछली स्लाइड में हमने यहाँ देखा था, ये अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ये वाली फील्ड में अगर वो 2.5 लाख से ऊपर लिख देता है अमाउंट, तो आपको फॉर्म 60 रिजेक्ट कर देना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देनी है कि कस्टमर से अगर कोई कस्टमर जो है वो करेंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट जो है वो खुलाने आता है, तो भी आप फॉर्म 60 उससे नहीं लेंगे, क्योंकि इस केस में पैन नंबर होना मैंडेटरी है। और उसके अलावा अगर कोई कस्टमर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, तो भी आप फॉर्म 60 एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कि जो AOP, BOI, SHGs भी होते हैं, जैसे इवन SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनसे भी आपको फॉर्म 60 लेना है। ऐसा नहीं है कि उनको छूट दे रखी है किसी ने, तो SHG के केस में भी या तो पैन देंगे वो या फिर फॉर्म 60 देंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि पैन नंबर जो है वो एंटिटीज़ का अलग होता है और उसके प्रोप्राइटर या पार्टनर या डायरेक्टर का अलग होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने CBS में जो है किसी पार्टनर का पैन नंबर डाल दिया इंस्टेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या किसी एक डायरेक्टर का डाल दिया इंस्टेड ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन लगना चाहिए, ना कि किसी डायरेक्टर का। तो सेम केस में SHGs का किसी एक पर्सन का नहीं लगना चाहिए, बल्कि SHG का अलग से जो AOP होती हैं उनका लगेगा, ना कि किसी ऑफिस बियरर या ऑथराइज सिग्नेटरी का। ओके, और फॉर्म 60 जो है, एक चीज़ ये भी है कि फॉर्म 60 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के केस में नहीं लेना होता। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कैश में कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करे तो उनको एग्जेम्पशन है कि वो फॉर्म 60 ना दे। मतलब उनसे आपको फोर्स नहीं करना है कि आप फॉर्म 60 दो हमें, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है, उनसे फॉर्म 60 नहीं लेना, चाहे वो कितने का भी कैश डिपॉजिट करे या कैसा भी खाता खोले। लेकिन एक चीज़ में बहुत ध्यान देने वाली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटी नहीं आती है। लोकल अथॉरिटी होती क्या है? जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमेटी, जिला परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, ये जो चीज़ें हैं, पंचायत और जिला परिषद एक्सेट्रास, ये लोकल अथॉरिटी होती है, ना कि ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बड़ा ध्यान देना, लोकल अथॉरिटी का अपना अलग पैन नंबर होता है, जिसका पैन नंबर का 4th कैरेक्टर L होता है। ओके, तो लोकल अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा। स्टेट गवर्नमेंट अलग होता है, लोकल अथॉरिटी अलग होता है। और एक लाइन देखना, फॉर्म 60 का जो फॉर्मेट होता है उसमें ये लाइन लिखी होती है कि जब द पर्सन एक्सेप्टिंग द डिक्लेरेशन शैल नॉट एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन वेयर द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन आइटम 22B
एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब ये कह रहा है जो बैंकर है उसको फॉर्म 60 एक्सेप्ट नहीं करना है अगर आइटम नंबर 22B में इनकम जो है वो 2.5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब 2.5 लाख, मानिए आप कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम अगर मेंशन कर रही है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2.5 लाख की इनकम, 2.5 लाख की, ये अगर ओल्ड स्कीम है तो 2.5 लाख और न्यू रिजीम है तो 3 लाख है वैसे, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप 2.5 लाख मानिए। तो 2.5 लाख से ऊपर अगर 22B वाला जो कॉलम है यानी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम वाला, उसमें अगर 2.5 लाख से ऊपर की इनकम लिखी है तो आप फॉर्म 60 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई हैं कि ये ट्रांजेक्शन के वक्त पैन नंबर मैंडेटरी है। जैसे कि अगर एक साल में पूरे साल में मिला के किसी कस्टमर ने किसी अपने एक अकाउंट या सारे अकाउंटों को मिला के 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट कर दिया है तो उस केस में हमें पैन नंबर लेना है, ना कि फॉर्म 60। फिर सेम केस में अगर कैश विड्रॉ करने आता है कोई कस्टमर, पूरे साल भर में 20 लाख से ऊपर का कैश विड्रॉ कर दिया तो उसमें भी पैन नंबर चाहिए। और अगर वो करेंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवाता है तो भी फॉर्म 60 के जगह पैन नंबर चाहिए, ठीक है। और अगर FD खुलवाने आता है, वो FD कराता है पूरे साल भर में 10 लाख से ऊपर, ठीक है, 10 लाख एग्रीगेटेड 10 लाख या उससे ऊपर, ओके, 10 लाख या उससे ऊपर होगा तो भी पैन नंबर लेना है, ना कि फॉर्म 60। ये SFT एक ट्रांजेक्शन होती है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये कंडीशन है उसमें लिखी हुई हैं। तो जब बैंक एज ए बैंकर जब आपको अगर ब्रांच में है तो आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हेड ऑफिस में आप देखेंगे तो ईयर के एंड में इन सारी एक ये कैश वाली हो गया और ये TDR की, इनकी एक SFT की रिटर्न जाती है। उसमें अगर 10 लाख से ऊपर का किसी का कैश डिपॉजिट होता है तो वहाँ वो लिखना होता है वहाँ पैन नंबर। तो इसलिए वो कंडीशन है, मैंने यहाँ से ये लिख रही है, यहाँ पे नोट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स।